Hi guys, welcome to ICSC 10th. So this is Adrika and hope you guys are well and enjoying your vacations. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो समर वेकेशंस की स्ट्रैटेजी पर एंड टाइम टेबल पर होने वाला है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी मैसेज ड्रॉप कर दिया था, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और ये जो टाइम है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट करने का नहीं, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगी तुम्हें कैसे तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है और सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज का जो वीडियो है वो मैंने बताई थी तुम लोगों को, टाइम टेबल उस पर होने वाला है समर वेकेशन स्ट्रैटेजी पर। तो जब तुम स्कूल जाते हो, जैसे रेगुलर डेज में जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारा सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। तुम मतलब स्कूल से जब आते हो तो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो और मतलब 2 या 3 ओ क्लॉक पर तुम्हारी छुट्टी होती है और उसके बाद फिर 2-3 आवर्स कब ऐसे ही चले जाता है पता भी नहीं चलता। और फिर सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ही कम बचता है और जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनका तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता। तो इसलिए तुम्हें स्कूल के साथ नहीं चलना है। ठीक है, तुम्हारे टीचर्स अगर कोई भी चैप्टर भी पीछे चल रहा है तो उसमें तुम्हें उस अकॉर्डिंग नहीं चलना है और तुम्हें अपना खुद से सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा क्या मतलब है, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या कह रही हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ मतलब कैसे कंप्लीट कर ले सिलेबस पूरा 1 मंथ में, ये जो तुम्हारी वेकेशन मिल रही है इसमें कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। अब देखो यार, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो यार, तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और कोई ऐसा तो नहीं 3-4 चैप्टर्स हों, सिर्फ इतने सारे चैप्टर्स हैं और उन्हें मेमोराइज भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और उसे समझना भी है चैप्टर्स को। और प्लस तुम्हें ऐसा भी नहीं तुम कम्प्लीटली फ्री हो वेकेशंस में, तुम्हें प्रोजेक्ट्स कितने सारे जो मिले होते हैं स्कूल से वो भी कंप्लीट करके 1 मंथ करने होते हैं। तो इसलिए यार पूरा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में कोई फेक बातें नहीं करने वाले हैं कि हाउ टू कंप्लीट ये सिलेबस इन 1 मंथ, और ये सब जो रियल चीज़ें मैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ 10th पास स्टूडेंट मुझे पता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है समर वेकेशंस में। तो हाँ, ये हो सकता है कि तुम अपना जो सेल्फ स्टडी है उसको भी टाइम दो और प्लस प्रोजेक्ट तो तुम्हें कंप्लीट करना ही है। ठीक है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई का टाइम है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ाई को टाइम देना है। या और प्लस जैसे आज मैं टाइम टेबल बना के जो दूंगी जो मैं, तो वो भी काफ़ी मैंने एनालिसिस करा है उसका और फिर मैं तुम्हें दे रही हूँ। मतलब इसके अलावा मेरे पास काफ़ी टाइम बच रहा है और मतलब तुम अपने सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ और प्लस अपने तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी टाइम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि समर वेकेशन है यार, तुम्हें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे और मतलब और चीज़ें भी करनी है समर वेकेशंस में, क्योंकि समर वेकेशंस देखो रेगुलर डेज में तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, ये सबको पता है। ठीक है, तो आज जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, मतलब टाइम टेबल बनाने वाली, ऐसी कोई भयंकर स्ट्रैटेजी नहीं है। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें 14-15 आवर्स पढ़ना है, तो ठीक है ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। और जो मतलब मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि हाँ, हमारे 4 to 5 चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो जाएंगे और हो सकता है मैथ्स का पूरा कंप्लीट भी हो जाए सिलेबस। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यार तुम खुद देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ऐसा क्यों। ठीक है, और बहुत अच्छे कह रहे थे कि टाइम टेबल बना के दो, टाइम टेबल बना के दे दीजिए दीदी। तो देखो, टाइम टेबल के लिए मेरा ये सोचना है कि देखो, तुमसे अच्छा टाइम टेबल हमारे लिए कोई नहीं बना सकता, क्योंकि यार तुम्हें पता है तुम्हें किस टाइम पढ़ पाते हो तुम, क्योंकि देखो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चे होते हैं वो दिन में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो नाइट में ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं डे में ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, नाइट में मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं। और मतलब अगर मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली किसी के लिए टाइम टेबल बना के दे दूँ जैसे मेरे अकॉर्डिंग, तो जो बच्चा ऐसा है जो नाइट में ज़्यादा पढ़ता है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं और कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। तो इसलिए हर सभी स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं और सभी का टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है, तो किसी के लिए हम टाइम टेबल फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टाइम टेबल दे दूँ तो मैं एक वीडियो के लास्ट में तुम्हें टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूँगी। और मतलब वीडियो को लास्ट में तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ और वो सब मैंने लास्ट के लिए रख रखी हैं, इसीलिए पहले तुम सारी बातें सुन लो और फिर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं तुम्हें टाइटल प्रोवाइड कर दूंगी और अगर तुम चाहते हो उसे फॉलो करना तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं तो तुम पर कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, और तुम अपना टाइम टेबल, मैं तुम्हें ये चीज़ें बता दूंगी जो तुम्हें अपने शेड्यूल में रखनी चाहिए और वो तुम इसे किस टाइम से मैनेज करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं तुमसे ये कहती हूँ कि तुम्हें 8 आवर्स पढ़ना चाहिए समर वेकेशंस में। समर वेकेशन अगर तुम रेगुलर में होते हो, मैं तुमसे खुद नहीं बोलती, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ये टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता उस समय। रेगुलर डेज में तुम मुश्किल से 3-4 आवर्स भी नहीं, 2-3 आवर्स ही पढ़ पाते हो, सेल्फ स्टडी कर पाते हो। और जो
मतलब जो कोचिंग जाते हैं, और अगर जो नहीं जाते हैं वो भी 3-4 आवर्स से ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं स्कूल डेज़ में। लेकिन अभी तुम्हारे पास समर वेकेशन है तो तुम थोड़ा सा टाइम दे सकते हो अभी स्टडीज़ को, और यही टाइम अच्छा है पढ़ने के लिए। तो इसलिए 8 आवर्स तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, 8 आवर्स पढ़ना चाहिए। सिर्फ किताब लेके बैठने से फ़ायदा नहीं है, मतलब उन्हें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना भी है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना भी है बुक्स को तुम्हें। तो इसलिए 8 आवर्स की स्टडी तुम्हें करनी चाहिए। और तुम्हारे शेड्यूल में क्या क्या होना चाहिए मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, और तुम अपना टाइम टेबल अगर खुद फ्रेम करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मैंने बताया जैसे टाइम टेबल एक बार लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। देखो तुम्हें क्या करना है, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज को रोज़ प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। क्योंकि यार देखो इंग्लिश लैंग्वेज, देखो मैथ्स तुम अभी जैसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स तुम्हें तभी आएगी जब तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैथ्स में और कोई अलग रूल नहीं है, बस यही है कि अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी मैथ्स। इंग्लिश लैंग्वेज का यार देखो, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि जो लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट 2 मंथ्स में इंग्लिश लैंग्वेज देखी थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। और दैट वॉज माई मिस्टेक, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज इतना रास में नहीं देखनी चाहिए थी। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग से देखो। इंग्लिश लैंग्वेज लगती बहुत ईजी है कि हाँ हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अगर तुम अपने मार्क्स में भी तुमने देखे होंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सबसे ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि प्रपोजिशन गलत हो जाता है, कहीं कंजंक्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो। कैसे करनी प्रैक्टिस वो मैं बताऊँगी लास्ट में वीडियो के, तो उसे अभी देखना। और दूसरी चीज़ में ये है कि साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारे सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे शेड्यूल में क्या क्या होना चाहिए, देखो तुम्हारे शेड्यूल में 2 आवर्स मैथमेटिक्स का होना ही चाहिए, 3 आवर्स रोज साइंस का होना चाहिए, 2 आवर्स एसएसटी का होना चाहिए, हाफ आवर्स मतलब हाफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और हाफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अगर तुम टोटल काउंट करो तो मिला के होते 8 आवर्स। तो 8 आवर्स तुम्हें पढ़ने चाहिए, और इन सब्जेक्ट्स को इतना टाइम तुम्हें देना चाहिए। ये मेरा मतलब ऐसा सोचना है। और अगर तुम ज़्यादा पढ़ सकते हो तो अच्छी चीज़ है, अगर तुम कम पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और क्वांटिटी टाइम मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम मैटर करता है, ठीक है। और तुम अगर ज़्यादा पढ़ सकते हो ज़्यादा पढ़ो, कम पढ़ना है तो कम पढ़ो, बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है तुम्हें, और अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। और अगर तुम ये अपने पहले पढ़ाई को दे दो टाइम, जितना तुम पढ़ते हो, तुम जिस टाइम पढ़ते हो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई का रखो, और बाकी जितना तुम्हारे पास टाइम है उसमें तुम जो तुम्हारा मन करे वो करो। तुम अगर कहीं बाहर जाते हो खेलने वगैरह, कुछ भी तुम करते हो, कोई भी एक्टिविटी तुम्हें करना पसंद है तो तुम बाकी टाइम पे कुछ भी करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ बाकी टाइम पे, और जो तुम्हारा जो मन करे वो करो। लेकिन पढ़ाई के टाइम थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट पढ़ाई करो। और तुम्हारे स्कूल्स में भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स या 2-3 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे हर सब्जेक्ट में। और जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें रोज़ पढ़ना है, अब तुम ये नहीं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लेके पहले बैठ गए, वो चीज़ मत करना। अब अगर तुम डिफिकल्ट चैप्टर लेके बैठ गए स्टार्टिंग फर्स्ट डे, तुमने सेकंड सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठा लिया हर सब्जेक्ट में, तो अगर तुम उसको नहीं कंप्लीट कर पाए तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और आगे शेड्यूल अपना फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। इस टाइम तुम्हें क्या करना है, फॉलो शेड्यूल करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, जिसमें तुम्हारा पढ़ाई का टाइम अलग हो, मतलब बाकी सब करने का टाइम अलग हो, और इस टाइम तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि तुम पहले ही दिन फर्स्ट डे तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर लेकर बैठ गए और फिर तुम उसे नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। और फर्स्ट डे तुम नहीं कर पाओगे उसको, और अगर तुमसे नहीं कर पाए तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आगे नहीं करोगे उसको, ठीक है। शेड्यूल फिर तुम्हारा ऐसे ही बन के रह जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है तो फर्स्ट चैप्टर से मतलब सेकंड चैप्टर अगर सेकंड चैप्टर तक हो गया तो फिर आगे से स्टार्ट करो। अगर फर्स्ट चैप्टर हुआ है तो उसके आगे से स्टार्ट करो। अगर कुछ नहीं हुआ तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, ठीक है। और एक एक चैप्टर करके फर्स्ट चैप्टर से लेके स्टार्ट करो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लेकर बैठ गए। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो और ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। देखो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ टाइम टेबल कैसा होना चाहिए तुम्हारा। देखो टाइम टेबल का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टाइम टेबल सबसे बढ़िया तो वही होता है जो तुम अपने लिए खुद से बनाते हो, ठीक है। और उसमें बनाना नहीं होता, फॉलो भी करना होता है। और देखो तो तुम्हें स्क्रीन पे एक टाइम टेबल दिख रहा होगा, तो ये मैंने तुम्हारा डेली प्लानर बनाया है, डेली रूटीन वाला वीकली प्लानर बनाया। तो तुम इसे एक बार देखो, मैं फिर मैं बता देती हूँ तुम्हें क्या क्या किस दिन करना है। देखो मैंने टाइम टेबल तुम्हारा इस अकॉर्डिंग बनाया है कि मतलब सिर्फ मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि तुम्हें इस टाइम से लेके इस टाइम से तुम्हें ये सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैंने बाकी टाइम नहीं लिखा है कि तुम्हें सुबह 7 o'clock पर उठना है, फिर तुम्हें ये करना है। तो वो तुम पर डिपेंड करता है, तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे रात में सोते हो, तो वो तुम पे डिपेंड करता है, वो तुम अपना खुद देखना। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि इससे तुम्हें कौन से टाइम से कितने टाइम तक सब्जेक्ट पढ़ना है। और ये ज़रूरी नहीं तुम इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ो, तुम अपना टाइम खुद भी बना सकते हो, बस ये सब तुम्हारे शेड्यूल में होना चाहिए, ठीक है।
अगर तुम्हें दिन में फॉलो करना है तो तुम डे में फॉलो कर लो, अगर तुम्हें नाइट में फॉलो करना है तो तुम नाइट में फॉलो कर लो, ठीक है। बस मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी है, और अगर तुम यही टाइम फॉलो करना चाहते हो तो वो टाइम भी फॉलो कर सकते हो, और अगर दूसरा अपना टाइम बनाना है तो वो भी टाइम बना सकते हो। देखो मैंने संडे की बात अभी लास्ट में करूँगी, पहले मंडे की बात कर लेते हो। संडे की बात थोड़ा मैंने उस दिन रिविजन रखा है ना, क्योंकि तुम्हें देखो इतना सारा तुम रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है तुम भूल जाओगे। और जैसे साइंस वगैरह में तुम्हें स्पेशली रिवीजन अच्छा चाहिए होता है, और सब्जेक्ट में तो फिर भी चलो ठीक है थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बात पक्का भूल जाते हैं। इसलिए संडे को मैंने रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा रखा है, तो उस सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करूँगी भी। पहले मंडे देख लेते हैं। देखो मंडे को मैंने क्या रखा है, सुबह 8 AM से लेकर 11 AM तक। ये तुम्हारे टाइम मैंने पहले ही बोल दिया, तुम पर डिपेंड करता है, तुम टाइम अपना चेंज भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। अगर तुम 1-2 घंटे पीछे आगे पीछे या और भी टाइम चेंज कर सकते हो, कोई तुम पे कंपल्सन नहीं है। इसमें 8 AM to 11 AM देखो मैंने फिजिक्स रखा है, मतलब तुम्हें 3 आवर्स कोई ना मतलब साइंस सब्जेक्ट देना है। कौन सा? फिजिक्स। मंडे को तुम्हें फिजिक्स देना है। अब तुम ट्यूसडे देखो, ट्यूसडे में मैंने वही सेम रखा है फिजिक्स। तो मतलब तुम्हें ये 2 डेज क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक। फिजिक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये सब भी मैं अभी डिस्कस करूँगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और फिर जैसे तुमने फिजिक्स पढ़ लिया, देन उसके बाद 12 PM to 2 PM मतलब 2 आवर्स तुम्हारे लिए हिस्ट्री सिविक्स रखा है, हिस्ट्री सिविक्स, ठीक है। चैप्टर को मेमोराइज करना है, रीड करना है, तो वो सब डिस्कस करेंगे कि सब हर सब्जेक्ट को कैसे तुम्हें पढ़ना है रोज़ रोज़, जैसे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है, ठीक है। और फिर ट्यूसडे को भी तुम देखोगे मैंने 12 PM to 2 PM हिस्ट्री एंड सिविक्स ही रखा है। और उसके बाद 3 to 3:30 PM मैंने इंग्लिश लिटरेचर रखा है। अब इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें ऑलरेडी अपने जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्जी वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि इंग्लिश लिटरेचर तुम्हें कैसे पढ़ना है। और इंग्लिश लिटरेचर देखो यार, मेमोराइज करने की कोई तो इंग्लिश लिटरेचर मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपनी स्टार्जी वाले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर मैं कभी भी लर्न नहीं करती थी, मतलब चैप्टर रीड करती थी, और जब तक बोर्ड आए तब तक मेरा एक चैप्टर काफ़ी बार रीड हो चुका था। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब, और जब 2 डेज़ के हम लोगों को छुट्टी मिली थी बोर्ड पेपर में, तो उसी टाइम मैंने थोड़ा सा उसे ज़्यादा अच्छे से रीड कर लिया, और मतलब वो चीज़ सेट होने लगती है। अगर तुम उससे कोई चीज़ बार बार रीड करोगे तो तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ सेट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इंग्लिश लिटरेचर को कभी मैंने ऐसे रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट में उसे पढ़ती थी, ये चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है, और तुम भी ऐसे ही पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका वही होता है, ठीक है। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ रीड कर लो उसको बार बार। जैसे अगर हाफ आवर मैंने इसमें रखा है, तो हाफ आवर में तुम्हारा एक चैप्टर तो रीड हो ही जाएगा अच्छे से। एक बार उसे अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कोई चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो 3 PM to 3:30 PM इंग्लिश लिटरेचर होगा। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। और उसके बाद मैंने क्या रखा है, 3:30 to 4 PM इंग्लिश लैंग्वेज रखा है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यार देखो, मैंने ऑलरेडी कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को इग्नोर मत करना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा लास्ट में, क्योंकि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और लास्ट में उसके मार्क्स जुड़ते ही हैं, और इंग्लिश से ही थोड़ा सा परसेंटेज इधर उधर हो जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और इंग्लिश लैंग्वेज को रोज़ प्रैक्टिस करना। अब तुम्हें क्या क्या प्रैक्टिस करना है रोज़, वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो अभी पहले रुक जाओ, टाइम टेबल देख लो, अपना स्क्रीनशॉट कर खींच लो, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम्हें सब सब्जेक्ट को पढ़ना है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। या मतलब 8 आवर्स की अगर मैं बात करके चल रही हूँ, तो 8 आवर्स में तुम्हें कैसे क्या कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। और फिर तुम्हें 5 PM to 7 PM मैथमेटिक्स का रखना है, ठीक है। देखो बीच बीच में मैंने ब्रेक्स भी रखे हैं, ताकि तुम थोड़ा सा रिफ्रेश भी होते जाओ, तो तुम्हें कि अगर तुम इधर उधर देख भी लो और मतलब थोड़ा घूम लो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी रखे हैं। 1 आवर के तो ब्रेक भी रखे हैं मैंने हर चीज़ के बाद। और उसके बाद देखो मैथमेटिक्स में मैंने रखा है 5 PM to 7 PM, 5 PM to 7 PM मतलब तुम 2 आवर्स मैथमेटिक्स तुम्हें रोज़ लगानी है, ठीक है। और 7 PM के बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, प्रोजेक्ट करना है वो करो, और तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है। और ऐसे ही सेम मैंने ट्यूसडे का टाइम टेबल रखा है। 8 AM to 11 AM फिजिक्स करनी है, 12 PM to 2 PM हिस्ट्री एंड सिविक्स करनी है, फिर 3 PM to 3:30 PM इंग्लिश लिटरेचर करना है, 3:30 PM to 4 PM इंग्लिश लैंग्वेज करना है, 5 PM to 7 PM मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। टाइम अपने मैनेज कर लेना, और ये वाले भी फॉलो कर सकते हो। वेडनेसडे को देखो, वेडनेसडे को मैंने क्या करा है, केमिस्ट्री पढ़नी है तुम्हें, ठीक है। वैसे ही देखो टाइम मेरा चेंज नहीं, टाइम वही है, सिर्फ संडे को टाइम चेंज करा है मैंने, बाकी टाइम तुम्हारा सारे दिन सेम है। मंडे टू सैटरडे टाइमिंग तुम्हारा बाकी सब में सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट्स मैंने चेंज करे हैं। एंड संडे को बात करूँ मैं, तो संडे को मैंने थोड़ा चेंज करा है, वो मैं तुम्हें बताऊँगी। वेडनेसडे को देखो 8 AM to 11 AM तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, 12 PM to 2 PM हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़नी है, 3 to 3:30 PM वही इंग्लिश लिटरेचर, 3:30 PM to 4 PM इंग्लिश लैंग्वेज, और वही 5 PM to 7 PM मैथमेटिक्स, ठीक है।
मतलब टाइम टेबल मैंने इस अकॉर्डिंग बनाया कि तुम ज़्यादा बोर भी मत हो, तुम्हारे पास टाइम भी निकल आए थोड़ा बहुत, और तुम समर वेकेशन चल रही थोड़ा बहुत इन्जॉय भी कर लो। तो इसलिए ये टाइम टेबल मैंने बनाया तुम्हारे लिए। और थर्सडे को देखो क्या कर रहा है तुम्हें 8 AM to 11 AM केमिस्ट्री पढ़ना है। और देखो तुम पर कोई वो भी मैंने ये नहीं रखा कि तुम्हें आप जैसे टाइम टेबल लोग जैसे देते हैं, अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं तुम्हें 6 AM वे मतलब करना उठना है और फिर तुम्हें 10 PM पर सो जाना है। तो ये टाइप का ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो तुम अगर रात में देर तक जागते हो, तुम रात में देर तक पढ़ते हो, तुम वो टाइम टेबल कैसे फॉलो कर लोगे? तो इसीलिए ये तुम अपना देखना। फिर फ्राइडे को तुम्हें क्या करना है, फ्राइडे को तुम्हें 8 AM to 11 AM बायोलॉजी पढ़नी है, 12 PM to 2 PM ज्योग्राफी पढ़नी है, 3 PM to 3:30 PM इंग्लिश लिटरेचर, 3:30 to 4 PM इंग्लिश लैंग्वेज एंड 5 PM to 7 PM मैथमेटिक्स। फिर सैटरडे को तुम्हें क्या करना है 8 AM to 11 AM बायोलॉजी, 12 PM to 2 PM ज्योग्राफी, और बाकी सब सेम है तुम्हारा। देखो मैंने क्या करा है, तुम्हें मंडे ट्यूसडे फिजिक्स पढ़नी है, और मंडे ट्यूसडे फिजिक्स पढ़नी है, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री पढ़नी है, और फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी पढ़नी है। और अगर मैं SST की बात करूँ तो उसमें हिस्ट्री सिविक्स तुम्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़नी है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम्हें ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी। ठीक। और संडे को मैंने क्या रखा, देखो संडे को थोड़ा सा मैंने क्या करा है, जैसे 8 AM to 12 PM सिर्फ जो तुमने पूरा वीकली पढ़ा है साइंस में, जितना भी पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसमें तुम्हें क्या करना है साइंस का रिवीजन करना है। ठीक है, साइंस का जितना भी रिवीजन है एक बार जितना तुमने वीक में पढ़ा है वो सबको एक बार रिवाइज करना है। और 2 PM to 4 PM क्योंकि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी तुम्हें टाइम निकालना है, तो उतने टाइम तुम्हें क्या करना है ऑप्शनल करना है। ठीक, ऑप्शनल पढ़ना है। और फिर 5 PM to 7 PM तुम्हें मैथमेटिक्स वही करना है, और तुम 7 o'clock पे फ्री हो जाओगे। तो ये था मेरा टाइम टेबल, और अगर तुम्हें इस टाइम टेबल से फॉलो करना है तो तुम कर सकते हो। और ये देखो लास्ट मैंने देखो लिखा भी है प्रैक्टिस मैथमेटिक्स डेली, मैथ तो मैं रोज़ देखनी है, और फिर वीकली साइंस का रिवीजन करना है। क्योंकि देखो साइंस में मेरा ये है लास्ट में तुम उठाने तो बेस्ट ऑफ 5 होते हैं, लेकिन यार देखो अभी से बेस्ट ऑफ 5 की तुम कोई भी उस बात ना सोचो, क्योंकि यार ओवरऑल परसेंटेज तुम बाद में देखना कि तुम्हारे किस में ज़्यादा आ रहा है, तुम वो वाला बेस्ट ऑफ 5 में ले लो। लेकिन अभी से बेस्ट ऑफ 5 के लिए ना सोचो कि इसमें तुम ज़्यादा मेहनत कर लो और इस वाले सब्जेक्ट में तुम कम मेहनत करो। ठीक है, तो ये चीज़ बात सोच के चलना, तुम्हें सारे सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है, और लास्ट में जो तुम्हारे अच्छे हैं वो तुम पिकअप कर लेना। लेकिन देखो मैंने साइंस पर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करा है क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम एक बार लर्न करते हो, बार बार लर्न करोगे, और बोर्ड में तुम्हें इतनी बोर्ड में भी गैप मिल जाती है, तो उससे तुम्हें वो रटने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें तुम्हें कंसेप्ट समझना होता है, और कंसेप्ट समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने साइंस का अलग से रिवीजन का टाइम रखा है संडे का। और देखो ये था टाइम टेबल मेरा, और अगर तुम्हें ये सही लगे तो तुम इसे फॉलो कर लो, और अगर नहीं तो तुम अपना खुद से भी फॉलो कर सकते हो, कोई तुम पर कंपल्सन नहीं, मैंने ऑलरेडी कह दिया तुमसे। तो टाइम टेबल की बात तो हो गई। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों के लिए अपनी तरफ से देखो बेस्ट टाइम टेबल बनाया है, और अगर ये तुम पे डिपेंड करता है मैंने तुम ऑलरेडी बोल दिया। और देखो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या 8 आवर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें किस हिसाब से हर सब्जेक्ट को ट्रीट करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। साइंस में तो कैसे पढ़ना है, यानी फिजिक्स केम और बायो तुम्हें कैसे पढ़नी है। तो फिजिक्स केम और बायो के लिए सबसे पहले जैसे मैंने 2 डेज़ रखे, मंडे ट्यूसडे मैंने फिजिक्स के लिए रखा है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे मैंने केमिस्ट्री के लिए रखा है, एंड फ्राइडे सैटरडे मैंने बायोलॉजी के लिए रखा है। तो उसमें तुम्हें पहले साइंस कैसे पढ़नी है, देखो ये साइंस के तीनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो मैं बोलने वाली हूँ अभी। तो ये देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम चैप्टर समझोगे किसी कहीं ना कहीं से तो समझोगे, तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम यूट्यूब पे इतने सारे 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं, तुम उसके लिए कोई भी 1 शॉट लेक्चर देख लो। ठीक है, इतने सारे पढ़े होते हैं और सब बढ़िया होते हैं, कोई सब बढ़िया होते हैं सारे, कोई भी लेक्चर देख लो, तुम 1 शॉट देख लो, तो अपना चैप्टर का टॉपिक का नेम डालोगे, क्लास 10th ICSE 1 शॉट डालोगे, वो एक बार में आ जाएगा। और क्योंकि 1 शॉट देखो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और टाइम तो कम कंज्यूम होता ही है उससे। एक शॉट में तुम्हें पूरा चैप्टर का वीडियो मिल जाता है और तुम्हें समझ में आ जाता है चैप्टर। तो तुम्हें फर्स्ट यही करना है, तुम्हें चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना है। फिर उसी टाइम जब तुमने पढ़ लिया है, तो जैसे 3 आवर्स मैंने रखे ना, तो तुम्हें पहले चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना है, और फिर उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर की रीडिंग करनी है, उस चैप्टर की रीडिंग करनी है, और प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट कर लेना है, पैसे से मार्क करना है, जो भी करना है तो कर लेना, मतलब मार्क करके रख लेना उसको। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हें यही करना है सिर्फ और सिर्फ। अगर तुम कोई नई चैप्टर उठा रहे हो
नया चैप्टर उठाओगे तो तुम्हें पहले उसको वीडियो लेक्चर देखना है उसका, प्लस उसकी रीडिंग करनी है और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है। ठीक, तो ये तुमने फर्स्ट डे कर लिया। अब क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 डेज़ रखे हैं, वीकली मैंने 2 डेज़ रखे हैं, फिजिक्स के लिए भी 2 डेज़, केमिस्ट्री के लिए भी 2 डेज़, बायो के लिए भी 2 डेज़। ठीक है, और तो फर्स्ट डे तो तुमने ये कर लिया। अब सेकेंड डे तुम्हें क्या करना है, सेकेंड डे तुम्हें वही चैप्टर सेकेंड डे क्या करना है, तुम्हें उस चैप्टर को एक बार दोबारा से मतलब अच्छी वाली रीडिंग लगानी है। अच्छी वाली रीडिंग मतलब थोड़ी थोड़ी मेमोराइज करना है उसको, इस चैप्टर को, क्योंकि ऑलरेडी तुम उससे समझ चुके हो, ऑलरेडी तुम उसे एक बार रीड कर चुके हो, तो दूसरी बार में तुम्हें एक बार अच्छे से रीड करना है, उसको दोबारा से रीड करना है और थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करते चलना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करते चलना है और ताकि वो तुम्हारे और क्लियर हो जाए चैप्टर बिल्कुल। और उसी दिन तुम क्या करो, उसके बैक क्वेश्चंस भी जो बुक में दिए हैं वो बैक क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, और संडे को जैसे कि मैंने साइंस रिवीजन रखा है ताकि तुम, क्योंकि 2 डेज है तब के तो तुम भूल ना जाओ, इसलिए तुम्हें साइंस का रिवीजन वीकली रिवीजन करना है। तुम पहले के चैप्टर मत लेके बैठ जाना, जो तुमने वीक में पढ़ा है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो तुम्हें उस साइंस के जो संडे को मैंने 4 आवर्स रखे उसमें तुम्हें वो पूरा वीकली रिवीजन करना है। बाकी कुछ भी रिवीजन नहीं करना है तुम्हें उसमें, कि तुमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स कर रहे हो जो तुमने वीक में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर्स। ठीक है, तो जैसे तुमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, ठीक है, अपने हफ्ते भर में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो तुम उन 3 चैप्टर्स का रिवीजन करोगे। और प्लस अगर तुम्हारे पास टाइम और बच रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट तो मैंने बात कर दी, तुम्हें क्या करना है, वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है और तुम्हें रीडिंग करनी है चैप्टर की और मेन पॉइंट अंडरलाइन करना है। सेकंड डे तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर को फिर से दोबारा देखना है और अच्छे से देखना है, मेमोराइज करना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स दिया तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो और देखो, कभी भी मैंने तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कभी न्यूमेरिकल्स में लगाए नहीं, मैंने हमेशा एग्जाम्पल्स ही लगाए थे। मैं फिजिक्स में अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मैंने न्यूमेरिकल्स जितने सारे बुक में पीछे दिए होते हैं तो मैंने कभी वो नहीं लगाए, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लगाए। मैं एक वजह से एग्जाम्पल, जैसे मैं जब चैप्टर को रिवाइज करती थी तब मैं एग्जाम्पल्स भी वही वाले एग्जाम्पल्स में दोबारा लगा लेती थी। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स में ऐसे करा, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हें करना हो तो, वरना तुम क्वेश्चन की तो कहीं भी कमी नहीं है, तुम कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई साइंस की, तो साइंस तो मैं ऐसे पढ़नी है। अब मैं बात करती हूँ एसएसटी की, मतलब एसएसटी मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हमारे एसएसटी तो होती है नहीं, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए जैसे कि मैंने 3 डेज रखे हैं, मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तुम्हें हिस्ट्री करना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम्हें ज्योग्राफी करना है। तो ये दोनों के लिए है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के लिए है। ये तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम कोई भी चैप्टर बिना एक बार उसका लेक्चर देखे तुम उसे पढ़ना, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ती, जैसे चैप्टर में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता है, मतलब उसका लेक्चर जरूर देख लेना ताकि तुम्हें एक बार आइडिया मिल जाए इसका कि क्या चैप्टर में दिया है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या इसमें पढ़ना है तुमको। और उसके बिना बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, इसलिए मैं बिना लेक्चर देखे तो बिल्कुल भी कोई चैप्टर ऐसे खुद से नया चैप्टर नहीं लेकर बैठती थी, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, पता है। तो इसलिए उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे तुम्हें क्या करना है, पहले उसका 1 शॉट लेक्चर देखना है, 1 शॉट लेक्चर देख लिया और उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर को उसी दिन, जैसे 3 डेज रखे ना, उसी दिन उसको रीड करना है। और यार देखो, वो एक हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बिल्कुल एक तरीके से स्टोरी की तरह होता है, तो तुम उसको बिल्कुल धीरे धीरे मत देखना। अगर 1 घंटे का वीडियो है, अगर 1 घंटे का 1 शॉट वीडियो है, तो तुम उसको पूरा धीरे धीरे करके ना देखना, उसका थोड़ा स्पीड उसकी तेज़ कर लेना। ठीक है, जितना स्पीड तुम देखते समझ में आ रहा हो जितनी स्पीड पे, तो उतनी स्पीड पे तुम उसे कर लेना और उसे स्टोरी की तरह समझना जल्दी जल्दी, बस ताकि तुम्हारा वो लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर वो 1 घंटे का है तो वो आधे घंटे या 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारा लेक्चर हो जाए कंप्लीट। और फिर उसमें तुम्हें चैप्टर की रीडिंग मारनी है, क्या करनी है, रीडिंग लगानी है, प्लस क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डेट ईयर एरा वगैरह होता है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, क्या कहते हैं वो, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, राइट टू कॉजेज ऑफ दिस, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन डिटेल वाले तो इसी से आते हैं। तो तुम्हें ये क्वेश्चंस मतलब ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है, चाहे हाईलाइटर से करो चाहे किसी से भी करो, अंडरलाइन कर लेनी है। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में तुम्हें फर्स्ट डे तो तुम इतना ही कर पाओगे, और फिर उसके बाद तुम्हें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों के लिए है। फिर सेकंड डे तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर को दोबारा जाना है, दोबारा उस पर चैप्टर पर जाना है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी ईजी तो है नहीं कि एक बार में तुम उससे सब कुछ ऑब्जेक्टिव कॉजेज सब एक बार में तुम मेमोराइज कर लो। सेकंड डे तुम्हें क्या करना है, फिर चैप्टर की एक बार रीडिंग मारनी है और बचे हुए टाइम में उस चैप्टर को मेमोराइज करना है। ठीक है, फिर से मेमोराइज करना है। फिर थर्ड डे तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने 2 आवर्स में यही करा सेकंड डे भी, और थर्ड डे में तुम्हें क्या करना है, थर्ड डे में तुम्हें उस चैप्टर को रीड करना है एक बार फिर से, इसलिए ताकि तुम्हें वो लर्न हो जाए,
क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न करना ईजी चीज़ नहीं होती है। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में रोज़ करोगे तब आएगा कोई चैप्टर। जैसे 3 आवर्स में 3 डेज अगर तुम लगातार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, बार बार रीड कर रहे हो, अच्छे से मेमोराइज कर रहे हो, तो उसमें हो ही जाएगा। तो इसलिए 3rd डे भी तुम्हें यही करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को दोनों को जो भी है लिया है तुमने, उसको तुम्हें पढ़ना है, रीड करना है 3rd डे। और प्लस अगर तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें थोड़ा टफ लग रही है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि नोट्स बनाना है 10th क्लास में कि नहीं, तो देखो यार मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए क्लास 10th में, कभी भी क्लास 10th में मैंने नोट्स नहीं बनाए। और नोट्स का देखो यार, नोट्स में मुझे लगता था बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बहुत वेस्ट होता था एक एक चैप्टर। अब ऐसा लगता था मुझे कि कंटेंट मेरा काफ़ी बढ़ रहा है, हो लिखी बार वही चीज़, उसको बार बार क्या करना लिख कर, मेरा मैं ये सोचती थी बार। तो इसलिए मैंने इतने नोट्स नहीं बनाए थे। इतने क्या मतलब, मैं क्या करती थी नोट्स बनाने के, जो चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी उसको एक अलग सेपरेटली लिख देती थी। जैसे वो भी जैसे नोटबुक के पीछे लिख लिया कि ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती है, ये चीज़ मैं एक बार देख लूँगी बाद में, ठीक है। तो वैसे ही तुम भी कर सकते हो, या अगर तुम्हें नोट्स बनाना पसंद है या तुम अगर नोट्स बना के समझ में आता है तो तुम नोट्स बना लो, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो ऐसे ही तुम्हें करना है। और तुम क्या कर सकते हो, जैसे टोपोग्राफी के अगर ज्योग्राफी की बात करूँ मैं, तो उसमें मैप वर्क वगैरह तुम्हारा, तो मैप वगैरह अपना मार्क करके रख सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि मैप अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस वो सब मार्क कर लो, जो कलर वलर से करना होता है वो सब मार्क करके रख लो, और बोर्ड्स के टाइम उसको एक बार देख लेना। मैप तो देखो ऐसी ही चीज़ है, अभी से थोड़ा ना कुछ करना मैप में तुम्हें। और मैप वर्क का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पर, तो उसको जाके देख लेना। और तुम्हारे बैच के अकॉर्डिंग ही 2024 में जो चीज़ें आ रही हैं वही अकॉर्डिंग मैंने मार्क करा है मैप में, और उसको देख लेना जाके अगर तुम एक बार। तो मैप वगैरह फिल कर लेना, ज्योग्राफी में टोपो शीट वगैरह देख लेना। तो इस तरीके से तुम अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी को 3 डेज़ में कंप्लीट करना। तो ये हो गई SST की बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने रोज़ हाफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज को भी दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे प्रैक्टिस करनी है, अब इंग्लिश लैंग्वेज देखो कैसे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 5 प्रेपोजिशन निकालने हैं, 5 कंजंक्शन निकालने हैं, 5 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वगैरह निकालने हैं, और 5 जो आता है 4 एक्सरसाइज आती है 5 टेंसेस। तो तुम्हें ये 5 हो गए तुम्हारे 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस ऐसे तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। और हाफ आवर्स में मेरे ख्याल से ये 20 क्वेश्चन तो सिर्फ फिल ही करने होते, जल्दी से हो ही जाएंगे। 15 हाफ आवर भी इसमें लगने के लिए कोई बात नहीं, 15 मिनट्स में ही हो जाएगा ये तो। लेकिन हाँ, हाफ आवर तो मुझे समझ के करना, तो हाफ आवर मैंने रख दिया उसके लिए। और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और संडे को तुम क्या कर सकते हो, जैसे संडे को भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज रखा है, संडे को नहीं, शायद से मैंने मंडे टू सैटरडे रखा है इसको, सॉरी मंडे टू सैटरडे मैंने रखा है। और उसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे संडे को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यार मैं साइंस वगैरह का रिवीजन भी कर रहा, तुम एक साथ इतना नहीं कर पाओगे। और सैटरडे को क्या करना, तुम हर सैटरडे को, जैसे मंडे टू फ्राइडे तुम प्रैक्टिस करना है ऐसे 20 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताए हैं अभी। और सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को तुम कोई ना कोई, जैसे हाफ आवर रखना है, सैटरडे को भी मैंने हाफ आवर रखा है, तो उसमें तुम क्या करना है, कोई ना कोई एक चीज़ प्रैक्टिस करना है। जैसे तुम्हें कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करना हो तो तुम कॉम्पोजिशन लिख लेना हाफ आवर्स में, या कोई लेटर प्रैक्टिस करना हो तो लेटर प्रैक्टिस कर लेना, ईमेल या कुछ भी तुम्हें नोटिस वगैरह कोई भी एक चीज़ प्रैक्टिस कर लेना उस दिन, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, 5-10 मार्क्स की आती हैं, तो तुम्हें पता ही है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो और सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं तुमसे अभी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज में ओजवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, क्योंकि बिकॉज इट रियली हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। और सच में यार वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी कुछ सही से लिखा है। और जैसे जो हमारी स्कूल वाली बुक होती है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बुक में शायद ही कुछ दिया हो, और मतलब सोल्यूशन भी शायद से नहीं दिए होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं तुमसे कहूँगी कि तुम ओजवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, और क्योंकि वो सच में अच्छा है, उसको रोज़ उसी में से प्रैक्टिस करो। और उसी टाइप के देखो बोर्ड्स में कभी तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, प्रपोजिशन कंजंक्शन के होते, वो ईजी हैं। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, ओजवाल का क्वेश्चन बैंक लगाओ मैं कहती हूँ, और उसका तो ले लो। बाकी और किसी सब्जेक्ट का मैं तुमसे अभी नहीं कह रही, तो बाद में भी ले सकते हो, कोई तुम पर अभी इतना मैं नहीं कह रही, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का तुम ज़रूर ले लो, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर ले लो। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। मैंने हाफ आवर इंग्लिश लिटरेचर भी रखा है तुम्हारे टाइम टेबल में, तो हाफ आवर जो इंग्लिश लिटरेचर मैंने रखा है टाइम टेबल में, उसमें मैंने तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का तरीका पहले ही बता दिया कि इंग्लिश लिटरेचर कैसे पढ़नी है, तुम्हें मैं कैसे पढ़ती थी। इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी तुमने देखा होगा कि इंग्लिश लिटरेचर का मैंने क्या बताया था, सेम वही तरीका, बस हाँ हाफ आवर जैसे रखा है। अब देखो मैंने इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों दी है, क्योंकि देखो इंग्लिश तुम्हारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कह रही हूँ। इंग्लिश में अगर तुम समझो, अगर तुम
95+ स्कोर कर लेते हो लास्ट में तो तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बाकी समय तो तुम अपना सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे अगर बाकी के 5 सब्जेक्ट्स बचे हैं तुम्हारे तो तुम उसमें से 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो काउंट करना ही है ना। और इंग्लिश इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इंग्लिश पे इतना फोकस कर रही हूँ कि मैं रोज़ बना मैं इंग्लिश को भी दे रही हूँ, क्योंकि आईसीएसई में इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर का भी तरीका मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की बात करते हैं हम। अब मैथ्स में क्या करना है, फर्स्ट डे मैथ्स में कोई जैसा चैप्टर तुम ले रहे हो, मतलब ये नहीं कि तुम ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ गए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर जो है बुक का, ऐसा मतलब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन लगता था डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट क्या मतलब थोड़ा फॉर्मूले उसके नहीं लर्न होते थे जल्दी, इसलिए लगता था। तो तुम जहाँ से तुम्हारा बचा हो मैथ्स, जैसे तुमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स लगा लिए तो तुम थर्ड चैप्टर से उठाना। कैसे उठाना देखो बता रही हूँ मैं तुम्हें। फर्स्ट डे तुम क्या करना, उसका लेक्चर, अगर तुम्हें लेक्चर देखना तो लेक्चर देख लेना। वैसे मैथ्स में कोई इतना लेक्चर देखने की बात तो नहीं होती है, और मतलब जो बुक होती है उसी में आगे इंट्रोडक्शन दिया है वही तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल्स देख लोगे, समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। और उस दिन तुम्हें क्या करना, फर्स्ट डे ही तुम्हें क्या करना, एग्जाम्पल्स लगाना। ट्राई करना तुम एग्जाम्पल्स लगाओ, और मैथ्स थोड़ा स्पीड में लगाया करो। ठीक है, मैथ्स थोड़ा स्पीड में लगाया करो, क्योंकि देखो टाइम लास्ट मैथ्स में टाइम मैनेज जरूर करना होता है बोर्ड के पेपर में, और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत मैथ्स में ही आती है बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में ज़रूर तुम ट्राई करा करो कि तुम क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ, और इसलिए तुम एग्जाम्पल्स उसी दिन लगा लेना। एंड सेकेंड डे तुम क्या करना, तुमने एग्जाम्पल्स लगा लिए, या अगर कोई एग्जाम्पल्स मैंने लगा लिए, अब तुम सेकेंड डे को क्या करो, एक्सरसाइज में से मैंने एक्सरसाइज तो कभी पूरी नहीं लगाई। एक्सरसाइज कभी पूरी मत लगाया करो। एक्सरसाइज में से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में तुम्हारे जनरली हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और एक्सरसाइज देखो, तुम एक्सरसाइज में देखो क्या क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब टफ जैसे मतलब है जैसे में ज़्यादा रूट वगैरह दिया है, या कुछ डेसिमल में कुछ दिया है, या जिसमें इन टाइप की चीज़ें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और वो सबसे तरीका बेस्ट होता है। अगर तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा लोगे तो ईजी तो लगा ही लोगे। ठीक है, तो मैथ्स में इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। और थर्ड डे भी तुम ले आ सकते हो। तुम अगर तुमसे एग्जाम्पल एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाई, एक्सरसाइज नहीं हो पाई जो तुमने मार्क करे थे, तो तुम उसे थर्ड डे भी रख लो, और इस तरीके से अपना मैथ्स रोज़ लगाओ। बस लगानी रोज़ है, इतना याद रखो तुम। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट ही करना है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मंथ में चैप्टर समझ में ज़्यादा आने चाहिए। क्वालिटी टाइम मैटर करता है, क्वांटिटी टाइम मैटर नहीं करता। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है इस टाइम कि तुम कंसेप्ट समझो, चैप्टर समझो, और उसे प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के उस पर मत जाना। भी कंप्लीट तो तुम्हें करना ही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेबस में कंप्लीट नहीं करना, धीरे धीरे करो, लेकिन चैप्टर को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नहीं समझा होगा तो फिर कैसे करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे लास्ट में। तो इसलिए चैप्टर तो पढ़ना ही है, अच्छे से समझना ही है। ठीक है, तो अगर मैंने जो तुम टाइम टेबल और जो अगर समर वेकेशन स्ट्रैटेजी बताई, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो हाँ, मैं ये श्योर हूँ कि तुम अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अभी के लिए इतना ही। वक्त तक के लिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। और मेरा प्लान नहीं, सुन लो एक बार, कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए अभी सारे चैप्टर्स के MCQs पहले ले आती हूँ, क्योंकि देखो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यार, अगर तुम सब्जेक्टिव चीज़ों को देखो तो सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव तो तुम कर ही लोगे, सब्जेक्टिव कर लोगे। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो तुम उसको अपने तरीके से फ्रेम करके लिख सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई गलत हो गया, MCQ कोई गलत हो गया, तो गलत ही हो गया। अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कंप्यूटर्स में, मेरे बाकी सारे प्रोग्राम सही थे, बस एक MCQ गलत हो गया, तो इसलिए मेरे 99 आ गए। तो इसीलिए कह रही हूँ कि MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ MCQs ही लाऊंगी। स्ट्रैटेजी की वीडियोस मैं अभी लाऊंगी, लेकिन अब वो बाद में नवंबर दिसंबर का जब टाइम होगा, जब बताना होगा कि कैसे आंसर्स वगैरह लिखते हैं और क्या करना है, तब मैं तुम्हें वो सब उस टाइम बताऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें MCQs देंगी, वो भी जून तक MCQs दूंगी, और उसके बाद से फिर मैं तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्योंकि और भी यूज़फुल वीडियोस मैं आगे लाने वाली हूँ। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सिर्फ MCQs ही नहीं, अभी काफ़ी सारा कंटेंट बचा है। एंड इनफैक्ट अभी जब तुम्हारे स्पेसिमेन आ जाएंगे तो स्पेसिमेन का सोल्यूशन में डालूंगी, और बाकी सब कुछ अभी काफ़ी कुछ कंटेंट बचा है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
Study well and enjoy vacations. Thanks for watching.